हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 12 की और आर्टिकल 13 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट की क्या डेफिनेशन है। स्टेट, it means any authority or body that has the power to make laws, rules or take decisions which affect people's right। यानी कि स्टेट वह अथॉरिटी और बॉडी है जो जिसके पास पावर है लॉज बनाने की, रूल्स बनाने की और डिसीजन लेने की, और जो कि पीपल्स के राइट को इफेक्ट करती है। अब देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी कि आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है। यानी कि स्टेट कौन होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो स्टेट है। पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, लेजिस्लेचर ऑफ ऑल स्टेट्स, लोकल अथॉरिटीज लाइक म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत एटसेट्रा, यानी कि जो लोकल लेवल पे काम करते हैं वो अथॉरिटीज, एंड अदर अथॉरिटीज लाइक LIC, ONGC इंस्टीट्यूशंस और बिजली बोर्ड एटसेट्रा, ये सब अदर अथॉरिटीज में आते हैं। अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज है वो इंडिया की टेरिटरी में होनी चाहिए और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होनी चाहिए वो अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज। ये था आर्टिकल 12। एक बार फिर से देख लेते हैं कि आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ है यानी कि स्टेट क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, लेजिस्लेचर ऑफ ऑल स्टेट्स, लोकल अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज, ये सब जो है स्टेट की डेफिनेशन है। और स्टेट का मीनिंग क्या है। इट मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी दैट हैज द पावर टू मेक लॉज, रूल्स और टेक डिसीजंस विच इफेक्ट पीपल्स राइट। अब देखते हैं आर्टिकल 13, यानी कि जो आर्टिकल 13 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या बोलता है। सबसे पहले, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन विद ऑफ द फंडामेंटल राइट, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन वो लॉज इनकंसिस्टेंट हैं और डेरोगेटरी हैं, वो सब जो है वो आर्टिकल 13 में आते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 13 की फर्स्ट क्लोज क्या बोलती है। एनी लॉ दैट एग्जिस्टेड बिफोर 26 जनवरी 1950, यानी कि जो 1950 है उससे पहले जो लॉज एग्जिस्ट कर रहे थे। द डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिगन, यानी कि उस दिन जिस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था। इफ इट क्लैशेस विद फंडामेंटल राइट्स इट विल बिकम वॉइड, कैंसल्ड टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो लॉज इससे 1950 से पहले एग्जिस्ट कर रहे थे लेकिन वो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर उनसे क्लैश कर रहे हैं तो वो वॉइड हो जाएंगे, यानी कि कैंसिल हो जाएंगे। एक्सटेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, जब से वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तब से वो फंडामेंटल वॉइड डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक है गाइज, आगे स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्लोज, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स द स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज एटसेट्रा, यानी कि स्टेट क्या होती है। हमने आर्टिकल 12 में बात की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज, ये सब जो है स्टेट होती हैं। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, जब से कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया है। cannot make any law that takes away or reduces fundamental rights, यानी कि जो हमारी स्टेट है, स्टेट में जो डेफिनेशन दी हुई है ये सब, ये ऐसे लॉज नहीं बना सकती जो टेक्स अवे हमसे दूर करते हैं और रिड्यूसेस यानी कि कम करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको या तो कम करते हैं या उनको खत्म करते हैं, ऐसे लॉज स्टेट नहीं बना सकती। इफ सच अ लॉ इज मेड इट विल बी ऑटोमेटिकली वॉइड, यानी कि अगर ऐसा कोई लॉ बन भी जाता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है वो ऑटोमेटिकली वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद क्लोज 3, लॉ इज नॉट जस्ट एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स, यानी कि लॉ एक ऐसा एक्ट नहीं है जो सिर्फ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड, यह इंक्लूड करता है ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम्स और यूजेस, यानी कि जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पास किया जाता है वो सिर्फ एक लॉ नहीं होता, उसमें इंक्लूड होते हैं
ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, कस्टम्स और यूजेस, ये सब जो है वो उस लॉ में इंक्लूड होते हैं, सिर्फ एक्ट इंक्लूड नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं इसका सब क्लॉज बी की। लॉज इन फोर्स, यानी कि लॉज इन फोर्स क्या है? Any law passed before 1950 that was not repealed, even if it is what not in operation anywhere, everywhere. Example, यानी कि ऐसा कोई लॉ जो 1950 से पहले पास हुआ था, नो और रिपील्ड यानी कि रिपील नहीं हुआ है अब तक, इवन इफ इट वाज नॉट इन ऑपरेशन, और अभी ऑपरेशन में भी नहीं है कहीं भी। एग्जाम्पल के लिए, अ कॉलोनियल लॉ दैट अप्लाइड ओनली इन बॉम्बे बट नॉट रिपील्ड, यानी कि एक कॉलोनियल लॉ था जो कि बॉम्बे में अप्लाई होता था लेकिन रिपील नहीं हुआ, स्टिल काउंट्स एज लॉ इन फोर्स, यानी कि वो अभी भी लॉ इन फोर्स काउंट किया जाएगा। एंड मस्ट कंप्लाई विद फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स से कंप्लाई करेगा। अब बात करते हैं सब क्लोज 4 की। आर्टिकल 13 डज नॉट अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368, यानी कि जो हमारा 368 आर्टिकल है जहां अमेंडमेंट बनाए जाते हैं उसके अंडर आर्टिकल 13 इंक्लूड नहीं होता है। यानी कि अगर 368 आर्टिकल के अंडर कोई अमेंडमेंट किया जाता है तो आर्टिकल 13 उस पर अप्लाई नहीं होगा। अब जैसे बात करते हैं, एक केस देख लेते हैं। इन केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 का केस है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अमेंडमेंट्स कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में किए जाते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आई होप आपको आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 अच्छे से समझ आया होगा।